नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दैया त्रिदिशाएं क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज हम बात करेंगे CSIR का जो SO और ASO के एग्ज़ाम हुए हैं अभी, ठीक है, जिनका फर्स्ट स्टेज या प्रीलिम्स जो स्टेज है वो कंप्लीट हो चुका है और अब सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम की बात हो रही है। यानी जो सेकंड स्टेज का जो पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। इसके बारे में मैं एक वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ। जिन लोगों ने वो नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर के विजिट करके देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने इसका पूरा सिलेबस और अब पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन कौन से टॉपिक आएंगे आपके इस पेपर में, इस सब तमाम बातों पर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हमारी जो लैंग्वेज रहेगी पढ़ने के लिए इस पेपर की वो रहेगी हिंदी, क्योंकि ये पेपर दो ही लैंग्वेज के लिए है। या तो आप इंग्लिश चूज़ कर सकते थे या तो हिंदी चूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो क्योंकि हम हिंदी पढ़ाएंगे इसलिए आज हम हिंदी के बारे में ही बात करेंगे। तो वो सभी छात्र या स्टूडेंट जो भी इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं या दिया है उन्होंने, और डिस्क्रिप्टिव जिनका होने वाला है, ठीक है, जिनको ऐसा लग रहा है कि हाँ हमारा एग्ज़ाम अच्छा गया है, हमें आगे तैयारी करनी चाहिए, या अगले साल के लिए जो तैयारी करना चाहें, या जो भी इसके जो टॉपिक हैं, ये टॉपिक लगभग सब एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं जिसमें हिंदी आती है या लैंग्वेज के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, जिसमें 3 ही टॉपिक हैं आपके सिलेबस में। आपका सार लेखन या संक्षिप्तीकरण है, आपका लेटर राइटिंग है और इसके अलावा आपका ऐसे राइटिंग है, ठीक है। ये 3 ही टॉपिक हैं। इसमें मुख्य तौर पर 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। ये सब तमाम बातें हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपने सिलेबस के बारे में बात करेंगे और पहला टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। शुरू करने से पहले, क्योंकि हम पढ़ाई का काम करने जा रहे हैं, तो माता सरस्वती जी को नमन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, पढ़ते हैं। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्या आरंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, ठीक है। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो त्रिदिशाएं क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके लिए, इस पेपर के लिए पूरा एक मैं कोर्स लॉन्च करने जा रही हूँ जिसमें आपको प्रैक्टिस सेशन भी मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए आपको चीज़ें भी दी जाएंगी और बाकी की डिटेल भी हम डिस्कस करेंगे। अपने बारे में मैं बताती चलूँ, मेरा नाम है नेहा दैया। मैंने UGC नेट 2 टाइम्स क्वालिफाई किया है। कई सारे कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू फेस किया है। अनफॉर्चुनेटली करप्शन की वजह से आप कह सकते हैं, ठीक है, या किसी और वजह से कह सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन जो है वो फाइनल नहीं हो पाया है। बट आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तो मैं उसी एक्सपीरियंस के बेस पर आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो इसमें वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा करके लिखना, ठीक है। यानी जैसे कोई बात एक पन्ने में पूरा या एक पेज में लिखी गई है, उसको आपको छोटा करके बहुत ही कम शब्दों में 3 या 4 लाइन में आपको कोई बता दे कि देखो आज की जो न्यूज़ है ये है, तो आपको पूरा जो अखबार है वो ना पढ़ना पड़े। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपका जो टॉपिक होता है वो संक्षिप्तीकरण ही होता है, या फिर इसको एक शब्द कहा जाता है सार लेखन। इंग्लिश में इसको प्रेसिज राइटिंग भी बोला जाता है। आपके एग्ज़ाम के लिहाज से क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये आपके पेपर में 30 अंक की है और आप इस स्टेज पर हैं कि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ पर एक एक नंबर के लिए कंपटीशन इतना ज़्यादा है, वहाँ पर 30 नंबर बहुत मायने रखते हैं। करना क्या है, कुछ ज़्यादा नहीं। हिंदी वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही आसान है, ठीक है। जिनका इंग्लिश लैंग्वेज रहा होगा उनके लिए भी डेफिनेटली आसान होगा, लेकिन हिंदी, क्योंकि जिन लोगों ने हिंदी चूज़ की है वो डेफिनेटली हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट्स हैं और उनकी अपने 10th 9th 11th इन सभी क्लास में जो है अपने एग्ज़ाम में आता भी है था, ठीक है, कि जो गद्यांश है उसका शीर्षक लिखिए, उसका भाव लिखिए। तो जो भाव है वही संक्षिप्तीकरण है, यानी कुल जितनी भी बड़ी बात है उसको मूल विचारों तक सीमित रखना और बहुत ही कम शब्दों में अच्छे तरीके से उसको स्पष्टता के साथ में लिख देना, वही संक्षिप्तीकरण या सार लेखन है। इसका एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ही आएगा, 30 नंबर का आएगा और एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं, ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं आखिर ये सार लेखन होता क्या है। सार लेखन का अर्थ होता है किसी भी रचना को संक्षिप्त रूप में इस प्रकार से प्रस्तुत करना कि उसकी कोई भी महत्वपूर्ण जो विचार है वो छूट ना जाए और बहुत ही कम शब्दों में आप अपनी बात को रख पाएँ, ठीक है। तो वो होता है संक्षिप्तीकरण। अब आखिर संक्षिप्तीकरण की जो ज़रूरत है वो क्यों पड़ी?
सबसे पहली बात तो यही है कि हमें सार लेखन करना क्यों है। दरअसल हमारे जीवन की जो भी तेज होती जा रही गति है या दिनचर्या पर बढ़ता जा रहा एक समय का दबाव, वो हमसे ये मांग करता है कि हम हमारे सारे व्यवहार को अधिक से अधिक सार्थक, सारवान और संक्षिप्त बनाने के कौशल पर आधारित करें। अर्थात यही बात है कि हम जितना हो सके अपने टाइम का मैक्सिमम यूज कर सकें। और क्योंकि जब हम किसी चीज़ का निचोड़, एक तो आपको पूरे 2 पेज पढ़ने के लिए कोई बोले और कोई आपसे ये बोले कि भाई ये इसमें इम्पोर्टेंट है, आप ये पढ़ लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है, तो आप किस चीज़ पे फोकस करोगे? आप अपना टाइम बचाने के लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है, बस आप उसी चीज़ को पढ़ के ख़त्म कर देंगे। तो जितना टाइम आपको 10 मिनट जहाँ पर लग रहा था पूरा पेज पढ़ने में, वहाँ पर आप 2 मिनट से काम चला सकते हैं। तो इससे जो आपके एक्स्ट्रा 8 मिनट है जो बचत हुई है, उस आप समय को किसी अन्य चीज़ पर या किसी अन्य जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने स्किल के हिसाब से कुछ और ज़रूरी काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में हमसे ये भी अपेक्षित किया जाता है कि हम अपने भाव विचारों को कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक स्पष्टता दे करके और पूर्णता के साथ में व्यक्त करें। अपने जो मंतव्य हैं या हमारे जो विचार हैं उनको प्रकट करने में शब्द संख्या कम से कम लेकिन बहुत ही स्पष्ट और पूर्णता के साथ प्रयोग करें। ठीक है, इसके लिए जो लिखने वाला है या बोलने वाला यानी लेखक हो या वक्ता हो, उस पर भाषा का जो अधिकार है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी आप जो भाषा का प्रयोग कर रहे हो उसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको करना है कि आप बहुत अच्छे से उन चीज़ों का प्रयोग कर सकें, अपनी बात को कम शब्दों में स्पष्टता के साथ कह सकें। इसीलिए इसको एक बहुत ही एक छोटी सी पंक्ति के जरिए कह सकते हैं, वाक चतुर्य की आत्मा। ठीक है, ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, ये कहावत कही जाती है। या फिर हिंदी में एक मुहावरा है, गागर में सागर भरना, यानी कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात आपको कह देना, ये आना चाहिए। यही सार लेखन का उद्देश्य है। ठीक है, तो भाव विचारों को कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक स्पष्टता और पूर्णता के साथ में व्यक्त करना ही सार लेखन होता है। अब जो हमारे दैनिक कार्य हैं या फिर सरकारी कार्यालय हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, भाषण देने से लेकर के जैसे जो इंटरव्यू है या साक्षात्कार जिसको हिंदी में कहते हैं, देने में या अवसर की अपेक्षा अनुसार किसी भी कथ्य को संक्षेप में व्यक्त करने की आवश्यकता हमेशा पड़ती रहती है। इसीलिए किसी भाषण, रिपोर्ट, घटना के विवरण, समाचार, विज्ञापन पत्र, वार्तालाप, उपन्यास, कहानी, इन सभी को अपेक्षा के अनुसार छोटा कर देने की कला से आपका परिचित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ख़ास तौर पर जहाँ प्रतियोगिता परीक्षाओं की बात करें तो उसमें संक्षिप्तीकरण एक पूरी परीक्षा पद्धति की रीढ़ ही कही जा सकती है। निर्धारित शब्द सीमा में अधिक से अधिक कहे जाने की जो सामर्थ्य है, यही आपकी प्रतियोगिता में आपको सफलता दिला सकती है। ठीक है, इसके लिए संक्षिप्तीकरण की जो या संक्षेप करने की या सार लिखने की प्रक्रिया से आपको परिचित होना और उसमें बहुत ही कुशल होना बहुत ज़रूरी होगा, लाभदायक भी होगा अच्छे नंबर लाने में। ठीक है, इसीलिए आपका भाषा के ऊपर पकड़ बहुत होना ज़रूरी है। सार का अर्थ क्या होता है? सार मूलतः ये एक मूल तत्व है अथवा इसका अर्थ कहा जा सकता है निचोड़ करना, यानी किसी चीज़ का आपको निचोड़ करना है, उसको उसका मूल तत्व क्या है, मेन बात क्या कहना चाहता है कोई भी, वही इसका अर्थ होता है। किसी भी रचना को संक्षिप्त रूप में इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए कि इस गद्यांश का कोई भी महत्वपूर्ण विचार छूट ना जाए, यही क्या है, सार लेखन होता है। ठीक है, अब सार लेखन के मुख्य तौर पर 2 सोपान, सोपान का मतलब होता है 2 सीढ़ियाँ या 2 पैड़ियाँ हैं। ठीक है, तो सार लिखने में आपको मुख्यतः 2 तरह से बातों का ध्यान रखना है। पहली जो बात है वो ये है कि सभी मूल विचारों को सीमित रखना है। जो आपके पैराग्राफ में या गद्यांश में जो चीज़ें दी गई हैं उसका मूल विचार क्या है, उसी के सराउंडिंग में आपको घूमना है। ये नहीं है कि बात यहाँ पर बारिश की जा रही है और आप वहाँ पे छातों के प्राइस लेकर के घूम रहे हो, वहाँ उस मार्केट में इतना बिकता है, वहाँ पे इतना बिकता है, और फिर कहो क्योंकि मैडम बारिश से रिलेटेड होता छाता तो हमारी बात भी सही है, तो ये सही नहीं है। हो सकता है कि आपका गद्यांश जो दिया गया है वो मौसम के बारे में ही बता रहा हो या कहीं की क्लाइमेट के बारे में बता रहा हो, जलवायु के बारे में बता रहा हो, तो इस तरह से आपको या किसी शहर विशेष के बारे में बता रहा हो, तो छाते के अराउंड नहीं घूमना मार्केट में, बारिश के अराउंड ही आपको घूमना है। इसीलिए सभी मूल विचारों को सीमित रखना आना चाहिए आपको।
दूसरा है 1/3 शब्दों में सीमित रखना। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जितने भी प्रेसिज राइटिंग होते हैं या सार लेखन संक्षिप्तीकरण होते हैं वो 1/3 शब्दों में ही आपको लिखने हैं, ठीक है। जैसे मान लिया आपको शब्द दिए जाते हैं 100, ठीक है, तो 100 वर्ड में अगर कोई प्रेसी आपको दे रखी है तो उसका 1/3 कर दीजिए डिवाइड बाई 30, तो आपको लगभग 33 शब्द यानी 33 से 35 शब्दों के बीच में अपनी बात खत्म कर देनी है। अगर आपका पैराग्राफ दिया गया है 150 शब्दों का तो उसका 1/3 कर लीजिए, यानी आपको 50 अंकों में अपनी बात खत्म कर देनी है, उसका मूल विचार जो है वो समाप्त कर देना है। इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये आदर्श सार लेखन है क्या। लिखते तो सभी हैं, अपना पैराग्राफ का जो मूल विचार है लिखकर तो सभी आएंगे, लेकिन आप ऐसा क्या लिखेंगे कि जिसमें एग्जामिनर आपको नंबर देने पर तैयार हो जाए या आप उससे नंबर खींच सकें, क्योंकि जितने नंबर आप खींचेंगे उतना ही आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, रैंक आपकी अच्छी हो पाएगी। तो आखिर ये आदर्श सार लेखन है क्या, किसको सबसे अच्छा माना जाएगा। तो उसकी सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि एक आदर्श संक्षिप्तीकरण अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, ठीक है, जिसमें मूल पाठ को लगभग 1/3 शब्दों में आपको लिखना है और मूल पाठ का केंद्रीय भाव जो है वो पूर्ण स्पष्टता के साथ में आ सके, ठीक है, और यथासंभव जो आप शब्दावलियों का भी प्रयोग करें वो मूल अवतरण यानी जो एग्जाम्पल या गद्यांश आपको दिया है उससे भिन्न ना हो, ठीक है। तो संक्षिप्तीकरण की जो मूल पाठ है वो एक अपने आप में पूर्ण रचना होनी चाहिए, ठीक है। संक्षिप्तीकरण को पढ़ने के बाद में मूल जो विस्तृत पाठ है यानी जो बड़ा जो है उसको पढ़ने की आवश्यकता किसी को महसूस ना हो। संक्षिप्तीकरण करते समय अनावश्यक और बार बार जो आने वाली बातें हैं, जैसे पुनरावृत्ति अगर किसी चीज़ की हो रही है, उन बातों को त्याग देना चाहिए। यानी आपको ऐसा नहीं है कि वही बात दोहरा दोहरा के आप जैसे स्कूल सिस्टम में या कॉलेज में होता था, क्वेश्चन को बड़ा लिखने के लिए 3-4 पैराग्राफ घूमने के बाद में फिर से वही लाइन चिपका देते थे, तो वो वाला ट्रेंड यहाँ पे ना अपनाएं, ठीक है। पुनरावृत्तियों से बचकर रहें और इसके साथ ही जो कम महत्वपूर्ण बातें हैं उनको यथासंभव संकेत के रूप में या फिर बहुत ही संक्षेप में व्यक्त करना चाहिए, ठीक है। और जो पाठ का जो संक्षिप्तीकरण है वो 2/3 भाग को छोड़ना नहीं है, बल्कि संपूर्ण जो पाठ है उसको 1/3 तक में सीमित कर देना है। ये इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्पष्टता हो, पूर्णता हो, पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है, अनावश्यक बातों को ना लिखें, इन बातों का ध्यान रखना है। दूसरा है संक्षिप्तता। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा करना। संक्षिप्तीकरण की मूल प्रकृति जो है वो मूल पाठ का सार निकालने की है, इसीलिए जो मूल पाठ के आधारभूत भाव या विचार हैं उनको अपनी तरफ से विस्तृत स्पष्टीकरण देने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि जैसे कोई भी टॉपिक आ गया और उसके बारे में आप लिखे जा रहे हैं, उसको अनावश्यक तौर पर इतना लंबा बढ़ा चढ़ा कर लिख रहे हैं कि सारे ज्ञानी आप ही हैं। जैसे एक लाइन अगर कोई बोल दे, वाणी का भूषण ही भूषण है, ठीक है, तो वाणी का भूषण ही आभूषण है, फिर इसके बारे में आप बोलने लग जाए व्यक्तित्व को सजाने के लिए वाणी जरूरी है, सुंदर वस्त्र गहने या ये इन सब की चमक धमक व्यक्ति को आकर्षित नहीं करती है, वाणी व्यक्ति को आकर्षित करती है, यानी तमाम इस तरह की फालतू की बातें ये आपको नहीं करना है, ठीक है। जो मूल तत्व है उसी पर आपको जाना है, विस्तृत करने से बचना है। जहाँ तक हो सके मूल पाठ का कोई भी अंश छूटे नहीं, ऐसी भाषा संरचना में आपको प्रस्तुत करना है। साथ ही जो मूल पाठ का बीज है वो बीज रूप में कहीं ना कहीं ऐसा दिखे कि हाँ इसी टॉपिक के इर्द गिर्द आपका जो बातें हैं वो घूम रही है, ठीक है। इस प्रकार से संक्षिप्तीकरण में मूलतः आपको जो 2/3 भाग है उसको त्याग करना नहीं है, बल्कि उस पूरे के पूरे जो भाग है उसको बहुत ही मूलता के साथ में, स्पष्टता के साथ में, पूर्णता के साथ में लिखना है 1/3 शब्दों में, या फिर जैसी आपसे अपेक्षा की गई हो उसी के अनुसार। मूलतः ये 1/3 ही होता है, लेकिन एग्ज़ाम में आपसे वर्ड पूछी, जैसे कोई 150 शब्दों का है तो आपसे कहे कि उसको 30 शब्दों में, 35 शब्दों में या फिर 60 से 70 शब्दों में, तो जितने भी आपसे शब्द एग्जामिनर डिमांड करे उसी हिसाब से आपको शब्दों का प्रयोग करना है। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है आदर्श सार लिखने के लिए वो है स्पष्टता। यानी आपको लिखते समय आपके जो भाव हैं या वाक्य संरचना है या शब्दों का चयन ऐसा करना है कि मूल पाठ का आशय
पर्याप्त स्पष्टता के साथ में व्यक्त हो सके। यदि संक्षिप्तीकरण को अपनी भाषा में ना लिखा जाए तथा मूल पाठ के वाक्यों को संयुक्त करके प्रस्तुत किया जाए तो भाषा में प्रवाह शून्यता, जटिलता और भावों की जो क्रम शून्यता या अस्पष्टता है वो आ जाने का खतरा हमेशा बना रहता। कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि आप मूल पाठ के जो वाक्य हैं उनको जोड़कर नहीं लिखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपकी भाषा टूटी फूटी है, उसमें कहीं जुड़ाव नहीं है, मुश्किल है थोड़ी पढ़ने में या समझने में, जटिलता है। जो भाव हैं उनकी एक क्रमबद्धता जैसे होती है, कोई बात आपको कहनी है, जैसे कोई भी व्यक्ति है, जैसे आपको राम के बारे में बताना है कि राम एक ऐसा लड़का है, फिर आप राम के व्यक्तित्व के बारे में बात करें, राम कैसे कपड़े पहनता है, कैसा खाता है, तो इस तरीके से जो आपके भाव हैं उन भावों की एक क्रमबद्धता बनी रहे, उसमें कहीं अस्पष्टता ना आए। जहाँ पर आप फिर एक बारी राम के बारे में बता रहे हैं, फिर शाम का वर्णन करना शुरू कर दें, फिर किसी और का वर्णन शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं। जब आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हो तो उसी चीज़ के अराउंड में आपको बातें करनी है, जहाँ पर आपके भावों की क्रमबद्धता बनी रहे। इसके बाद में संक्षिप्तीकरण करते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपकी जो भाषा संरचना है वो गागर में सागर भरने वाली होते हुए भी, यानी बहुत ही कम शब्दों में बड़ी बात कहते हुए भी सरल हो, प्रवाहपूर्ण हो, विचार या भावों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने वाली हो और स्पष्ट हो। अगला है शीर्षक। ठीक है, अब सबसे मेन बात तो यही होती है कि शीर्षक क्या होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी पाठ का संक्षिप्तम रूप जो होता है वो होता है उसका शीर्षक। शीर्षक आपका आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक होने का मतलब ये नहीं है कि चमकीला उसको बना देना है। ठीक है, स्पार्कलिंग वाले पेन लेकर के जाएं और उसको पूरा, या फिर हेडिंग हेडलाइन ये सब बना करके, वैसा यहाँ पे आकर्षक नहीं उसको बनाना है। आकर्षक कहने का अर्थ है कि जो मूल भाव उसमें समाहित हो जाएं, ऐसा आपको बनाना है कि जैसे ही कोई पढ़े उसको तो उसको समझ आ जाए कि आपका जो भाव है या टॉपिक है वो इसी के अराउंड रहने वाला है। ठीक है, तो आपका शीर्षक होना चाहिए, और शीर्षक ही किसी भी रचना का वह मुख्य द्वार होता है जो उसमें प्रवेश करने के लिए पाठक को प्रेरित करता है। ठीक है, वही एग्जामिनर को इस चीज़ के ऊपर फोकस करवाएगा कि आपका जो लेख है वो पढ़ने लायक है या नहीं है। ठीक है, इसलिए अवतरण के केंद्रीय भाव को व्यक्त करने वाला होना चाहिए, यानी जो गद्यांश या उदाहरण दिया गया है, अवतरण दिया गया है, उसका मुख्य भाव क्या है, केंद्रीय भाव क्या है, उसको व्यक्त करने वाला आपका शीर्षक होना चाहिए। संक्षिप्त होना चाहिए, ये नहीं बहुत बड़ा आपने बना दिया शीर्षक। ठीक है, वही आपके 10 शब्द खा गया। ठीक है, तो इस शब्दों से बचना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। ठीक है, अगला है मुख्य पॉइंट इसका, मौलिक रचना। ठीक है, मौलिक रचना का मतलब ये है कि जो मूल पाठ के 1/3 वाक्य या शब्दों को चुन लेना और 2/3 वाक्य या शब्दों का त्यागना नहीं, बल्कि जो मूल पाठ के सभी शब्दों का जो सार है, आशय है, वो क्या कहना चाहता है, उसको 1/3 शब्दों में व्यक्त करना। ठीक है, और अपने शब्दों में संक्षिप्त करना है, अपने शब्दों में करना है। इसीलिए संक्षिप्तीकरण हमेशा जो संक्षेपण करने वाला है उसके द्वारा मूल पाठ की एक पुनर्रचना होती है, यानी खुद तुम्हें दोबारा से उसको लिखना है, लेकिन अपने शब्दों में लिखना है, लेकिन उसकी मौलिकता बनी रहनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। भाषा आपकी प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, बताया मैंने, क्रमबद्धता होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा जटिल शब्दों का आपको प्रयोग नहीं करना है, पुनरावृत्ति शब्दों की ना हो, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। यथासंभव बहुत ही संक्षेप में अपनी बातों को आपको कह देना है। ज़्यादा बड़े बड़े शब्द जो वाक्य हैं उनका आपको प्रयोग नहीं करना है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये थी आदर्श जो सार लेखन के लिए ज़रूरी बातें थी, वो क्या थी। अब बात कर लेते हैं कि सार लेखन की जो प्रक्रिया है या विधि है वो क्या है, यानी आप शुरू करेंगे तो किस तरीके से आपको शुरू करना है। तो जिस भी गद्यांश या निबंध का जो भी सार लिखना है, सबसे पहले उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक 1 से अधिक बार आपको पढ़ना है। हो सकता है एक बार में आपको उसका अर्थ जो है वो स्पष्ट ना हो, इसीलिए कम से कम 2 बार और अधिक से अधिक 3 बार तो आपको पढ़ना ही है। ज़्यादा समय हो तो टाइम देख करके उस हिसाब से आप कर सकते हैं।
उसे तब तक पढ़ना चाहिए जब तक कि उसका अर्थ आपको स्पष्ट ना हो, ठीक है। और जब आपको अर्थ, लेकिन 2-3 बार मैक्सिमम पढ़ने पर आपको पता चल जाता है कि हाँ इसमें क्या दिया गया है, ठीक है। कुछ ही देर में केंद्रीय भाव आपके समझ में आ जाएगा कि ये किस टॉपिक के ऊपर लिखा गया है। विषय का जो केंद्रीय भाव है मुख्य तौर पर उसको आपको रेखांकित कर लेना है। जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जो मुख्य भाव है या केंद्रीय भाव है वो क्या है। उस केंद्रीय भाव को आपको क्या कर लेना है, रेखांकित कर लेना है। इसी में अनुच्छेद का शीर्षक कहीं ना कहीं छिपा होगा, आपको उसका शीर्षक जो है वो हेडलिंग उस पर डाल देनी है या फिर हाईलाइट उसको कर लेना है। सार लेखन में जो उपयुक्त जो शीर्षक लगेगा जो आपको, उसी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए पाठक को अपने मन में 2 से 3 शीर्षकों पर विचार करके अंतिम शीर्षक का चुनाव कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होगे तो आपको 2-3 तो शीर्षक कम से कम आपके पास निकल ही आएंगे कि किस टॉपिक पर दिया गया है। बहुत कम ऐसा होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो 10th के थे उस टाइम पे, कि आपको देख करके लग जाता था कि हाँ ये इस टॉपिक पर दिया गया है, ठीक है। तो 2 से 3 टॉपिक शीर्षक आपके पास फिर भी हो जाते हैं कि ये इस तरीके से दिया है या उस किस टॉपिक पर दिया गया है। और फिर टॉपिक के ही मान लिया जैसे अनुशासन के ऊपर ही है, तो अनुशासन क्या है होगा, तो ये हो सकता है अनुशासन का महत्व क्या हो सकता है, अनुशासन और जीवन हो सकता है। इस तरीके से आपको जो शीर्षक हैं वो समझ में आएंगे, ठीक है। सार लेखन दिए गए गद्यांश का लगभग 1/3 होता है, ये लिखते समय आपको ध्यान रखना है। सार लेखन में जो वाक्य हैं वो आपके संक्षिप्त होने चाहिए, सरल और स्पष्ट आपको शब्द लिखने हैं, उनमें गागर में सागर भरने की शक्ति होनी चाहिए, ये बात हम पहले ही बता चुके। अब करना क्या है, जो मूल अनुच्छेद के शब्द हैं, मुहावरे हैं, वाक्य हैं और लोकोक्ति हैं, इनका प्रयोग सार लेखन में नहीं करना चाहिए। ये हाईलाइट कर दे रही हूँ यहाँ पे मैं पॉइंट, ठीक है। जो मूल उसके जो वाक्यांश हैं यानी वाक्य हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्ति है, इनका प्रयोग सार लेखन में नहीं करना चाहिए। जो अलंकार या उदाहरण दे रखे हैं या उद्धरण दे रखे हैं उनका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखनी है। उपयोगी जो नाम हैं, तिथियां हैं, तथ्य हैं, आंकड़े, इनका आपको प्रयोग करना है यथास्थान, ठीक है, क्योंकि यही मेन रहेंगे उसमें, ठीक है। जो उपयोगी जो नाम है, तिथि हैं, तथ्य हैं, आंकड़े, इन सभी को यथास्थान आपको प्रयोग करना है। अंत में सार लेखन को फिर से पढ़ना है, पुनः पढ़ना है और फिर देखना है कि मूल अनुच्छेद की कोई बात छूटी ना हो, किसी बात की पुनरावृत्ति ना हुई हो, और यदि ऐसा हो तो जो भी बात भूल हो गई हो उसे तुरंत आपको सुधार लेना चाहिए, ठीक है। पहले उसका प्रॉपर्ली लिख लीजिएगा एक कोने में कहीं पे भी, या रफ कॉपी आपको जो मिलेगी उस पर, ताकि आपकी जो वहाँ पे कटिंग वटिंग हो वहाँ पे रफ कॉपी पर ही हो जाए। मेन जो कॉपी है उस पर काट छाट आपको ज़्यादा नहीं करनी है, ठीक है। यदि शब्द 3/2 से ज़्यादा हो तो शब्द संकोचन कला का प्रयोग करना चाहिए। शब्द संकोचन कला का मतलब होता है जैसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर, जो वाक्यांश के लेख शब्द होते हैं उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। जैसे धर्म का उपदेश देने वाला धर्मोपदेशक कह दिया आपने, ठीक है। यदि वाक्य अधिक हैं तो 2 या 3 सरल वाक्यों को मिलाकर के संयुक्त अथवा मिश्रित वाक्य में आपको बदल लेना है, ठीक है। द्विअर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विराम आदि चिन्हों का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको करना चाहिए। इन बातों का सार लेखन में आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम एक उदाहरण पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। उस उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। तो 3 चीज़ें हमने बताया कि सबसे पहले वाचन यानी जो मूल जो आपका सार है उसको पढ़ना है 2 से 3 बारी, ठीक है। पढ़ के उसकी जो महत्वपूर्ण, उसके जो केंद्रीय भाव है उस तक पहुँचने की कोशिश करनी है। जो आगे महत्वपूर्ण या कम महत्वपूर्ण या अहम महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको छाटा जा सके और एक शीर्षक भी दिया जा सके, इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी स्तर पर आवश्यकता अनुसार जो मूल पाठ के शब्द हैं उनको मोटे रूप में गिनती कर लेनी है, ताकि संक्षिप्तीकरण के लिए 1/3 शब्दों का आपको अंदाजा हो सके, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो पॉइंट आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है, 2 या 3 बार पढ़ने के बाद में जो वाक्य हैं या वाक्यांश है उनको रेखांकित कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है, जो केंद्रीय भाव से जुड़े हों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे केंद्रीय भाव से जुड़ी हुई सामग्री रेखांकित भी हो जाएगी और आपकी जो अमहत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो छूट जाएंगी। हाईलाइट करना क्यों ज़रूरी है या अंडरलाइन करना इतना ज़रूरी क्यों है,
क्योंकि तीसरी बार या दूसरी बार पढ़ने के कार्य को आप अच्छी तरह से संशोधित कर लेंगे कि आगे संक्षिप्तीकरण का जो ढांचा है वो इस हाईलाइटेड या अंडर जो लाइन आपने किया है उससे आपको पता चल जाएगा कि इसी के आधार पर हमको आगे बात करनी है। प्रारंभिक रूपरेखा आपकी बन जाएगी 1/3 शब्दों की, और यदि प्रारंभिक जो रूपरेखा जब आप बनाएंगे उसमें 1/3 से कम हो तो छूट गए अंश में से कुछ या फिर महत्वपूर्ण अंशों का आपको समावेश करना है, और यदि 1/3 से ज़्यादा अगर संख्या हो गई है तो कम महत्वपूर्ण वाक्य या जो वाक्यांश है उनको छोड़ देना है। इस बात का ध्यान रखना है। शीर्षक आपका केंद्रीय भाव के आसपास होना चाहिए, ठीक है, ताकि जब शीर्षक के अनेक विकल्पों में से किसी एक के बारे में आप विचार करें तो आपका दिमाग जो है वो स्थिर हो जाए कि हाँ इसके अंदर यही चीज़ें दी गई हैं। भाषा संरचना का मैंने बताया, मूल पाठ के केंद्रीय भाव को व्यक्त करने वाली होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, पुनरावृत्ति वाले वाक्य या वाक्यांशों के शब्दों को बचना है आपको, ठीक है, और जो मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं इन सभी का प्रयोग नहीं करना है। भाषा को लिखते समय जहाँ कहीं पर जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच दे रखी हो या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कथन उनको छोड़ देना है। संक्षिप्तीकरण करते समय मिश्रित वाक्य भी बना सकते हो या वाक्यांश के लिए एक शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। दूसरी बात, जब दो पात्रों के बीच में कोई वार्तालाप अगर हो रहा है तो उसको वार्तालाप शैली में संक्षिप्त ना करके यथासंभव विवरणात्मक शैली में आप उसको लिख सकते हैं। विराम चिन्हों का बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग करना है। ये थी, मैंने एक बार फिर से रिवाइज कर दिया सारी बातें। उदाहरण उम्मीद है तब तक आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो मैं 3-4 मिनट आपको अभी दे रही हूँ, आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर एक है पैराग्राफ या उदाहरण आप इसको बोल सकते हो। इसमें लिखा है, मेरा यह मतलब कदापि नहीं है कि विदेशी भाषाएं सीखनी ही नहीं चाहिए। आवश्यकता, अनुकूलता, अवसर और अवकाश होने पर हमें एक नहीं अनेक भाषाएं सीखकर ज्ञान अर्जन करना चाहिए। द्वेष किसी भी भाषा से नहीं करना चाहिए। ज्ञान कहीं भी मिलता हो उसे ग्रहण करना चाहिए, परंतु अपनी भाषा और उसी के साहित्य को प्रधानता देनी चाहिए, क्योंकि अपने देश का, अपनी जाति का उपकार और कल्याण अपनी ही भाषा के साहित्य की उन्नति से हो सकता है। ज्ञान, विज्ञान, धर्म और राजनीति की भाषा सदैव लोक भाषा ही होनी चाहिए। अतएव अपनी भाषा के साहित्य की सेवा, अभिवृद्धि करना सभी दृष्टियों से हमारा परम धर्म है। इसको पढ़ने के बाद में आपको समझ आ गया होगा कि ये भाषा के आसपास बात घूम रही है, और भाषा किस भाषा पर जोर दे रहा है, ये अपनी भाषा पर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हम इस बात के विरोधी नहीं हैं कि आप विदेशी भाषा सीखिए नहीं, ठीक है, और ज्ञान अर्जन के लिए विदेशी भाषा सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख सकते हैं, ठीक है। और किसी भी भाषा से जो द्वेष है या घृणा है उस करने पर उसमें चर्चित ज्ञान से आप वंचित भी रह जाएंगे, ठीक है। इसका आपको ध्यान देना है, ठीक है। अपनी भाषा और उसके साहित्य की उपेक्षा लेकिन आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये नहीं कि ज्ञान आप दूसरी भाषा में ले रही हैं किंतु अपनी भाषा या उसका साहित्य है उसको छोड़ दें, ठीक है। अपनी भाषा और उसके साहित्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। किसी भी जाति का जो कल्याण होता है या देश का कल्याण होता है वह उसकी अपनी भाषा ही होता है। ज्ञान विज्ञान का वर्णन जो है अपनी भाषा, इसमें लिखा ना, ज्ञान विज्ञान धर्म और राजनीति की भाषा हमेशा लोक भाषा ही होनी चाहिए। तो ज्ञान विज्ञान का वर्णन जो होगा वो अपनी भाषा में ही करना चाहिए। अपने साहित्य या जो अपनी भाषा है, ठीक है, अपनी भाषा के साहित्य की सेवा करना या उसमें वृद्धि करना हमारा कर्तव्य है। ये विचार आपको इस प्रकार से समझ में आ गया होगा कि ये जो बातें हैं वो किसके बारे में हैं, वो भाषा के बारे में हैं, अपनी भाषा के बारे में हैं, ठीक है। तो अब इसका सार आपको बनाना है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे हिसाब से क्या हो सकता है, शीर्षक होगा अपनी भाषा का महत्व, क्योंकि वो अपनी भाषा पर ही जोर दे रही हैं। सार यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो लेखक है वो विदेशी भाषा का विरोधी नहीं है। ये पढ़ने पर और समझाने पर आपको समझ आ गया होगा। उसके अनुसार सभी भाषाओं से जो ज्ञान का संग्रह है वो उपयोगी है, परंतु किसी भी राष्ट्र का जो कल्याण है वो उसकी अपनी भाषा से संभव है। अतः अपनी भाषा में साहित्य और ज्ञान की समृद्धि करने का
यत्न या प्रयत्न करते रहना चाहिए। ये हो गया इसका सार। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम जो प्रैक्टिस सेशन है वो रखेंगे, ठीक है। अगली जो हमारी क्लास रहेगी वो इसके जो प्रैक्टिस सेशन है वो हम रखेंगे, और अगला जो क्लास रहेगा उसमें 2 मैं पैराग्राफ आपको समझाऊंगी, 1 मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी। उसकी जो भी आपको प्रेसिज या सार लिखना है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि 30 से 40 शब्द तो उम्मीद है आप लिख ही सकते हैं, ठीक है। और उसके कोई भी डाउट आपका होगा तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिए, मैं आप लोगों का जवाब ज़रूर दूंगी। वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसकी मैं अब सीरीज चलाने जा रही हूँ। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं और वास्तव में चाहते हैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना, तो वो लोग चैनल से जुड़े रहिए। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं वहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल हैं या पैराग्राफ जो रहेंगे प्रैक्टिस के लिए वो डाल दूँगी, ताकि आप वहाँ आराम से प्रैक्टिस कर पाएँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।